नमस्कार दोस्तों, फिर से आनंद केवट आपकी सेवा में हाजिर है। आज नए वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 1 में हमने सभी देखे थे एनपीएस के जो रूल्स हैं 1 से लेकर रूल नंबर 26 तक का बारे में शॉर्ट में देखा था। अब हम डिटेल में देखेंगे कि किस रूल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसके रूल नंबर 1 में दिया है हुआ दोस्तों कि रूल नंबर 1 में इस नोटिफिकेशन के इस रूल के बारे में इसमें क्या क्या मतलब शॉर्ट टाइटल और कमेंटमेंट है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक जो नोटिफिकेशन का डेट है और जो कहाँ से नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, 31 मार्च 2021 को जो है अधिसूचना जारी हुई थी, नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली के द्वारा। ये जो है जारी किया गया था। ये महालेखा परीक्षक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की पद्धति को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं। ये उनके द्वारा 30 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया हुआ है। इसमें सभी नियम्स के बारे में, सभी रूल्स के बारे में जो है जानकारी दी गई है। मतलब देखा जाए तो पूरा एनपीएस किस रूल पे, किस फंक्शन पे काम करता है उसके बारे में पूरा दिखाया गया। तो ये एक लिंक इसका मैं दोस्तों डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो अभी मैं रूल्स के बारे में समझ लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 में दिया हुआ है शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट कि इसका शॉर्ट संक्षिप्त नाम क्या होगा, कमेंसमेंट कब से लागू हुआ। तो इसका शॉर्ट टाइटल है सेंट्रल सिविल सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021। दूसरा रहेगा इसमें ये कब से अप्लाई होगा, ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन। जी ये जिस दिन पब्लिकेशन होगा सर ऑफिशियल गजेट में, उस दिन के से ये एप्लीकेबल हो जाएगा, इन्फोर्समेंट हो जाएगा। दूसरे रूल नंबर 2 में दिया हुआ है कि एप्लीकेशन किसके ऊपर अप्लाइड किया जाएगा। ये तो अप्लाइड किया जाएगा ये मतलब अगर कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते हैं, अगर वो कोई प्रोविज़न नहीं है तो दिस रूल शेल अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट। सारे गवर्नमेंट सर्वेंट पे अप्लाई होगा। एक सेकेंड, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट पे अप्लाई होगा इंक्लूडिंग सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट इन डिफेंस सर्विसेज अपॉइंटेड सस्टेंसिवली टू सिविल सर्विसेज पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ यूनियन एंड आफ्टर 1 जनवरी 2004। बट इसमें ध्यान देने की बात दोस्तों ये है, बाकी सभी पे तो अप्लाई होगा, लेकिन बट ध्यान देने वाली बात यह है कि शेल नॉट अप्लाई टू, किन पे अप्लाई नहीं होगा उस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो ये जो दिए हुए हैं नीचे लिस्ट, इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। पहला तो ये रेलवे सर्वेंट पे अप्लाई नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान देना। दूसरा होता है कि जो कैजुअल लेबर होते हैं और डेली वेजेस वाले जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उस पर लागू नहीं होगा। पर्सन पेड फॉर कंटेंजियस इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जिनको हायर किया जाता है उनको नहीं अप्लाई नहीं होगा। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो मेंबर्स हैं उन पर अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा पर्सन लोकली रिक्रूटेड सर्विस डिप्लोमेट है, कंसुलर एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट फॉर फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जो जिन लोगों को मतलब रिक्रूट किया जाता है उन पर अप्लाई नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे अप्लाई नहीं होगा। टर्म एंड कंडीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉ के द्वारा दी गई है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा तो और उन पर अप्लाई नहीं होगा ये जिनको कि 1972 सीसीएस पेंशन रूल के अनुसार जो उसमें ऑलरेडी मतलब गवर्न किए जा रहे हैं उन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों ये दिया हुआ है कि किस लोगों पर अप्लाई नहीं होगा, तो बाकी लोगों पर सभी पर ये अप्लाई होगा। दूसरा रूल नंबर 3 दिया हुआ है। रूल नंबर 3 में डेफिनेशंस दी हुई है कि एक्रेडिटेड बैंक किसे बोलेंगे, कम्युनिटी पेंशन कॉर्पस बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लेटर में जो है पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा और ज़्यादा अच्छे डिटेल में दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन इनटू नेशनल पेंशन सिस्टम, ये एक इम्पॉर्टेंट इसका रूल है। इस रूल में दिया हुआ है कि कौन व्यक्ति इसमें इसके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो ये किस तरह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है दोस्तों उसको हम समझ लेते हैं। एक कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट जॉब में हायर होता है, रिक्रूट होता है, तो उसके लिए अप्लाई होंगे और इमीडिएट उसको जैसे ही वो अपना ज्वाइन करेगा उसको सबसे पहले अब जो एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसको फिलअप करके देना पड़ेगा, उसमें अपनी सारी डिटेल्स भर के, और उसको जो भी उसके अथॉरिटी है उसको देना पड़ेगा। ऑप्शन फॉर्म भरने पड़ेंगे, ऑप्शन फॉर्म नंबर 1, ऑप्शन फॉर्म नंबर 2। इन रूल नंबर 10 के अनुसार उसको जो है ये फॉर्म
भर के देना पड़ेगा हेड ऑफ द ऑफिस को, और रजिस्ट्रेशन जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा। फिर सब्सक्राइबर ने जब ये भर के दे दिया तो उस कंडीशन में हेड ऑफ ऑफिस क्या करेगा, वो जो एप्लीकेशन है उसको उसको रिसीव करेगा, उसको सब रूल नंबर 1 के हिसाब से, एंड इंश्योर द ऑल एस्पेक्ट, उसमें सारी चीज़ें चेक करेगा कि सारी चीज़ें सही भरी गई है। फिर उसके बाद में अपना काउंटर साइन करके उसको डेट और रिसिप्ट डाल के और उसको DDO ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर के पास में उसको भेजेगा। और इसके लिए दोस्तों टाइम दिया हुआ है 3 वर्किंग डेज में, 3 वर्किंग डेज में उसको करके उसको भेजना रहेगा। और हेड ऑफ द शेल्फ कॉपी और उसकी साथ ही साथ उसकी एक कॉपी जो है वो अपने पास रख लेगा फॉर रिकॉर्ड के लिए, मतलब बाकी एक कॉपी रख लेगा, एक कॉपी वहाँ पर भेज देगा। फिर क्या होगा, वहाँ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर DDO जो है रहेगा, वो क्या करेगा, शेल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू इंडिविजुअल सब्सक्राइब पेड अकाउंट, जहाँ पर पेमेंट और अकाउंट का ऑफिस होता है, जहाँ पेमेंट वगैरह बनती है, चेक होती है, वहाँ पर भेज देगा। या फिर उसको कहीं कहीं चेक ड्राइंग एंड डिस्टर्बेंस ऑफिसर भी बोला जाता है, तो उनके पास भेज देगा। वो उसे 3 दिनों में जो है उस रिसिप्ट के एप्लीकेशन को रिसीव कर लेंगे 3 दिनों के बाद में। फिर वो उसके बाद में 3 दिन के पीरियड में उसको CRA को भेज देंगे। CRA मतलब सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। तो ये देखिए दोस्तों, एक मतलब मैंने आप ग्राफिक के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि ये हेड ऑफ द ऑफिस को जैसे आपने एप्लीकेशन बकायदा साइन करके और सारे फॉर्म फिलअप करके देंगे, फिर हेड ऑफ दिस जो है उसको काउंटर साइन करेगा, डेट रिसीव करने के बाद टाइम वगैरह डाल के डेट और टाइम में मेंशन करके उसको फॉरवर्ड कर देगा 3 दिनों के भीतर DDO को, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद में यहाँ से 3 दिनों में उसको जो भी चेक करना है उनको, उसके बाद में PAO को, पे एंड अकाउंट ऑफिसर को 3 दिनों के अंदर अंदर भेजना रहेगा। उसके बाद ये किट चली जाएगी दोस्तों CRA को। CRA मतलब सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। सेंट्रल CRA को चला जाएगा, वहाँ से आपके सारे वेरिफिकेशन होने के डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद एक प्रान किट इशू हो जाएगा। जब प्रान किट इशू हो जाएगा, प्रान नंबर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर परमानेंट अकाउंट नंबर। फिर वो परमानेंट अकाउंट नंबर विद किट जिसमें सारा डिटेल लिखा रहेगा, वो आपके पास में PAO को पास आ जाएगी। POA उसको जो है DDO को भेज देगा, मतलब वही रिवर्स प्रोसेस चालू है। DDO के बाद में ये हेड ऑफ ऑफिस को चली जाएगी। हेड ऑफ ऑफिस उसमें से अपना जो रिकॉर्ड मेंटेन कर लेगा और उसका जो पैन कार्ड और पैन नंबर ये जो है सब्सक्राइबर को रिवील कर देगा। और ये पूरा प्रोसेस दोस्तों, इसको होने के लिए टोटल 20 दिन का समय दिया गया है। और अगर 20 दिन नहीं तो लास्ट ऑफ मंथ, उस महीने के अंत तक जो भी बाद में होता हो, मतलब 20 दिन में अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो लास्ट महीने की डेट आएगी, मतलब अगर जो भी बाद में हो तब तक उस चीज़ को पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना होता है। तो ये हो गया रूल नंबर 4 के अनुसार रजिस्ट्रेशन की, आप किस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब रूल नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया है इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट मतलब होता है जो आपका पैसा, जो परिलब्धि इसको हिंदी में बोलते हैं, जो पैसा इकट्ठा होता है उसको किस आधार पर क्या बेस है उसका और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती है, उसके बारे में रूल नंबर 4 में दिया है। द एक्सप्रेशन एमोल्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें कि बेसिक इंक्लूड होता है और जो कि फंडामेंटल रूल 1922 के अनुसार है। और एक होता है कि बेसिक के साथ साथ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो कि खासकर मेडिकल जो फील्ड में डॉक्टर्स रहते हैं उनको मेडिकल नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है। और साथ ही साथ में उसमें एडमिसिबल डियरेंट अलाउंस, मतलब जो DA मिलता है वो दोस्तों इसमें इंक्लूड किया जाता है इमोल्यूमेंट में। और ये जो इमोल्यूमेंट का जो कैलकुलेशन होगा, जो जिस महीने की आपने सैलरी एक्चुअली ड्रॉन की है उसी के आधार पे जो है इमोल्यूमेंट फिक्स किया जाता है। अगर कोई सब्सक्राइबर अंडर सस्पेंशन चल रहा है और उसको अंडर सस्पेंशन के दौरान जो है जो पेमेंट मिलती है उसको दोस्तों सब्सिस्टेंस अलाउंस बोला जाता है। तो जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है उसमें जितना सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, 2/3, हाफ या 25% जो भी मिलेगा, उसी के आधार पर आपका वही अमाउंट उसका जो 10% है वही इमोल्यूमेंट में जाएगा। पेड ड्रॉन बाय द सब्सक्राइबर डेपुटेशन इंडिया, अगर आप डेपुटेशन पे कहीं काम करते हैं इंडिया में, तो आपका जो पे आप ड्रॉ कर रहे हो उसी के आधार पे इमोल्यूमेंट बनेगा। और रिटायर्ड सब्सक्राइबर हुई री एम्प्लॉयड, अगर कोई रिटायर्ड एम्प्लॉई है और वो री एम्प्लॉयड होता है गवर्नमेंट सर्विसेज में, और जब वो री एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो उसकी जो सैलरी बनती है तो उसको एक जितना उसका मंथली अमाउंट होता है उससे जो है उस अमाउंट से उसकी सैलरी को कम कर दिया जाता है। तो एलिमेंट ऑफ मंथली पेंशन, जो मंथली पेंशन जो
मतलब उसके एलिमेंट मंथली जो उसकी सैलरी आती है, मंथली पेंशन जो आती है, उसके एलिमेंट को जो कम करने के बाद में जो अमाउंट बचेगा उसको न्यू पेंशन स्कीम में शैल बी इंक्लूडेड इन द एमोल्यूमेंट। मतलब जो कि 1 महीने का उसका जो पेंशन है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये अमाउंट जो है एमोल्यूमेंट के लिए इंक्लूड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी रूल नंबर 6 है दोस्तों, कंट्रीब्यूशन बाय द सब्सक्राइबर टू द नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें देखा जाएगा कि मतलब जो कंट्रीब्यूशन होता है, एक तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन तो होता है, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा इसको न्यू पेंशन स्कीम शैल वर्क ऑन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेसिस का बेस जो है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेसिस है। और सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन जो रहेगा दोस्तों 10% अपना बेसिक प्लस डीए, और अगर कोई मेडिकल ग्राउंड से अगर कोई एम्प्लॉयड है तो उसको जो है उसका नॉन प्रैक्टिशनर अलाउंस वो मिला के इन सब का 10% जो है उसका एमोल्यूमेंट में कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन ये टाइम टू टाइम ये दैट में बी रिवाइज बाय द अथॉरिटी, जो है उसको रिवाइज भी किया जा सकता है। और ये नेशनल पेंशन सिस्टम द्वारा हर महीने जो है इसके कंट्रीब्यूशन जमा रहेगा। अगर मान लो वो अमाउंट जैसे कि मान लो 3,201 रुपये अगर होता है तो उसको नेक्स्ट हायर रुपीज़ में 3,210 रुपये इंक्लूड किया जाएगा, मतलब नेक्स्ट हायर 10 में उसको इंक्लूड किया जाएगा। अगर रुपीज़ के राउंडेड टू द नेक्स्ट हायर रुपीज़, सॉरी अगर रुपीज़ के राउंडेड फिक्शन में आ जाता है तो उसको नेक्स्ट हायर रुपीज़ में, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ में उसको पैसा जो है कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन में भी मेड बाय सब्सक्राइबर द ऑप्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के दौरान जो भी सब्सक्राइबर ने जो ऑप्शन दिया था, अगर उसने अगर बोला था कि मेरा कंट्रीब्यूशन एमोल्यूमेशन में शामिल किया जाए तो किया जाएगा, अगर नहीं तो नहीं किया जाएगा। मतलब ये ऑप्शनल है कि आप चाहें तो उसको कंट्रीब्यूट करें या ना करें। द डिफरेंसेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द डिपॉजिट एंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड ऑलरेडी डिपॉजिट ड्यूरिंग द पेंशन पीरियड ऑफ पेंशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के दौरान जो है शैल बी क्रेडिटेड। डिफरेंस जो आएगा ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया गया है और उसके बाद में जो कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट किया जाना है सस्पेंशन के बाद का पीरियड, तो वो उसको पूरा इसमें एमोल्यूमेशन एनपीएस में इंक्लूड किया जाएगा। नो कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय सब्सक्राइबर ड्यूरिंग द पीरियड एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी। अगर ड्यूटी से किसी प्रकार से एब्सेंट होता है, उसकी नो पे या नो लीव होता है तो और उस पीरियड की अगर उसको सैलरी नहीं मिलती तो उस पीरियड में कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांसफर और डेप्यूटेशन पे अगर ट्रांसफ़र होता है तो उस पीरियड में भी जो आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन रहेगा वो एमोल्यूमेंट में काउंट किया जाएगा। अगर किसी गवर्नमेंट को किसी प्रकार एम्प्लॉय को कोई एरियर्स मिलता है तो एरियर्स जो मिलेगा उसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इनको माना जाएगा और शैल बी ट्रीटेड फॉर द मंथ इन विच पेमेंट आर मेड। लेकिन जो उसका जिस महीने में कंट्रीब्यूशन जमा होगा उसमें मतलब एनपीएस में, उसी महीने से उसको माना जाएगा। अगर मान लो पिछले 8 महीने का कंट्रीब्यूशन मिला है और 8 महीने का जो सैलरी एक साथ में जब एरियर्स मिलेगा तो जिस महीने मिला है उसी महीने से उसको कैलकुलेट किया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज नहीं किया जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड स्पेंड अंडर सस्पेंशन अंडर प्रोबेशन, जो पीरियड प्रोबेशन मतलब जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है उसको उस पर जो स्पेंड होता है उसको एमोल्यूमेंट में शामिल किया जाएगा। रिडक्शन क्रेडिट कंट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट फॉरेन सर्विसेज। अगर फॉरेन में आप किसी काम से अगर इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट में आपका फॉरेन सर्विस में अगर जाते हो, उस समय अगर आउट ऑफ इंडिया हो आप, तो उस समय में जो भी डीओपीटी के ऑर्डर्स रहेंगे उसके हिसाब से जो है चेंजेस रहेगा, उसके हिसाब से आपका डिडक्शन और क्रेडिशन टू द कंट्रीब्यूशन में उसमें इंक्लूड किया जाएगा। 8वां है दोस्तों, इसमें डीडीओ शैल डिडक्ट द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सैलरी। अपनी सैलरी से जो डीडीओ कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर लेगा एंड सेंड बिल टू पीएओ, और वो जो अमाउंट है उसको पीएओ को भेज देगा और पीएओ एज पर केस में भी अलॉन्ग विद द डिटेल कंट्रीब्यूशन, और जो पीएओ के पास जाएगा तो ये जो पूरा मतलब ये टाइम है इसके लिए 20 दिनों के अंदर अंदर ये हर महीने की 20 तारीख के आसपास उसको अमाउंट चला जाना चाहिए। द सब्सक्राइब में इज ऑप्शन टू कंट्रीब्यूट एक्सेस ऑफ कंट्रीब्यूशन इन सब रेल प्रोसीजर लेट डाउन बाय द अथॉरिटी। अगर कोई सब्सक्राइबर चाहता है कि उसका कंट्रीब्यूशन एक्सेस हो, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अगर उसमें कटवाना चाहता है
तो that is also allowed as per rule as a procedure laid down by the authority या फिर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट रूल इम्पोर्ट करती है उसके अनुसार रहेगा। अब इसका रूल नंबर मतलब सब रूल नंबर 10 में दिया हुआ है कि द PAO मतलब पे एंड अकाउंट ऑफिसर बेस्ड ऑन डिटेल ऑफ कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइब सेंड बाय द पे एंड ऑफिस को दे देगा। और रूल नंबर 8 दैट शेल बी प्रिपेयर अप टू द कंट्रीब्यूशन एंड जनरेट, और वहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड कर लिया जाएगा, एक फाइल बनाई जाएगी और जनरेट ट्रांजेक्शन ID बाय 25th ऑफ द ईच मंथ, मतलब 25वें दिन उसका एक ट्रांजेक्शन ID जनरेट किया जाएगा और 25वें दिन उसको उसकी कंट्रीब्यूशन में जमा करवा दिया जाएगा। द पे एंड अकाउंट ऑफिसर शेल रिमिट द कंट्रीब्यूट टू ट्रस्टी बैंक थ्रू द क्रेडिट बैंक बाय लास्ट वर्किंग आफ्टर डे, और उसके बाद में जो लास्ट वर्किंग डे रहेगा उस दिन उसको NPS के जो उसको एक्रेडिट बैंक रहेगा उसमें उसको सबमिट करवा दिया गया ट्रस्टी बैंक के थ्रू, ट्रस्टी बैंक के द्वारा एक्रेडिट बैंक में जमा करवा दिया जाएगा। प्रोवाइडेड द कंट्रीब्यूशन मंथ ऑफ मार्च, अगर लेकिन एक चीज़ उसमें है कि अगर मान लो मार्च के महीने का ये जो कंट्रीब्यूशन रहेगा तो वो लास्ट मंथ का डेट में नहीं जाके वो मंथ ऑफ अप्रैल के फर्स्ट वर्किंग डे में माना जाएगा। इन केस ऑफ डिले इन क्रेडिटिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर किसी कारण से इस कंट्रीब्यूशन के कोरम में डिले हो जाता है और इंडिविजुअल के अकाउंट में वो पैसा किसी कारण से डिले हो जाता है पहुंचने के लिए, और उसका कारण जो है सब्सक्राइबर के कारण नहीं हुआ है, मतलब एट्रीब्यूटेबल टू द सब्सक्राइबर अगर नहीं है वो, तो द अमाउंट शेल बी क्रेडिटेड, तो वो जो अमाउंट जो शेल क्रेडिट किया जाएगा वो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रहेगा, उस पर गवर्नमेंट जो है या उसका जो है डिपार्टमेंट वो उस पर इंटरेस्ट के साथ में उसको जमा किया जाएगा और डिटरमाइन जो कि रूल नंबर 8 में जो भी इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन किया गया उसके आधार पर। अब रूल नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों, कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूशन करेगी, तो द गवर्नमेंट शेल कंट्रीब्यूट 14% एंड सच परसेंटेज मे बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो 14% का अमाउंट गवर्नमेंट जमा करेगी, 10% का एम्प्लॉय जमा करेगा, और ये नोटिफाई किया जा सकता है, इसमें मतलब चेंजेस में भी टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस किया जा सकता है। और नेक्स्ट हायर रुपीज़ में ये अमाउंट भी नेक्स्ट हायर रुपीज़ में रहेगा। इन केस वेयर द लीव इज, अगर मान लो किसी सब्सक्राइबर को लीव ग्रांटेड किया है मेडिकल ग्राउंड या ड्यू टू इनेबिलिटी टू ज्वाइन, या किसी कारण से अगर मान लो ट्रांसफ़र हुआ और ड्यूटी ज्वाइन कर नहीं पाया और उसका कारण ये है कि सिविल अकोमोडेशन हो गया, मतलब कोई सांप्रदायिक के साथ अनबैलेंस हो गया फॉर परस्यूइंग, या फिर हायर एजुकेशन के लिए उसने छुट्टी ली है, तो उसको जो है उसके ऑफिशियल ड्यूटी में माना जाएगा और उसका सब्सक्राइबर जो है सब्सक्रिप्शन उस महीने उसके लिए कटेगा और उसका गवर्नमेंट भी उसका कंट्रीब्यूशन देगी। ड्यूरिंग सच लीव इज़ नॉट पेएबल, अगर मान लो कोई लीव पेएबल नहीं है और पेएबल एट द रेट विच इज़ लेस देन फुल, ड्यूरिंग सच लीव सैलरी इज़ नॉट पेएबल एंड पेएबल रेट विच लेस देन फुल, अगर फुल पे से उसको कम पेमेंट मिलती है तो सेल मेक इक्वल टू द 14%, तो जो भी उसको अमाउंट मिला है नोशनल अमाउंट मिला है उसके हिसाब से जो है 14% के प्लस DNS अलाउंस और मेडिकल नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ये सब मिला के जो है 14% अमाउंट को गवर्नमेंट की तरफ कंट्रीब्यूशन रहेगा। और सब्जेक्टिव टू प्रोविजन ऑफ द सब रूल नंबर 1 का जो है ये रूल नंबर 1, इसमें नो कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द ड्यूरिंग विच सब्सक्राइब इन नॉट रिक्वायर्ड टू मेक कंट्रीब्यूशन। अगर मान लो कोई सब्सक्राइबर बोलता है कि मुझे उससे मैं कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, तो उसके अनुसार उसके एज पर डिमांड उसको जो है नहीं भी दिया जाएगा और उस समय गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। इन केस ऑफ सब्सक्राइबर अंडर सस्पेंशन, अगर कोई सब्सक्राइबर अंडर सस्पेंशन में रहता है और सब्सटेंशियल जो अलाउंस मिलते हैं उसको, तो उसी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया जाएगा 14%। प्रोवाइडिंग दैट द नो कंट्रीब्यूशन शेल मेड बाय द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वेयर सब्सक्राइब ऑफ नो पेमेंट पे ही ऑप्शन कंट्रीब्यूशन। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो अगर मान लो कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन देता है कि मुझे नहीं पे करना, तो उस पीरियड में सस्पेंशन के पीरियड में उसका अमाउंट को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट भी उसमें नहीं देगी। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं कि एक अलग कंडीशन बनती है कि मान लो कोई सब्सक्राइबर सस्पेंशन में, उसके ऊपर कुछ ट्रायल चल रहा है और वो या फिर ड्यूटी पर नहीं है, छुट्टी पर, लीव सैलरी इज नॉट, अगर उसको लीव सैलरी नहीं मिली गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सब्सक्राइबर है इंटाइटल ऑफ पीरियड ऑफ सस्पेंशन,
साथ ही साथ अगर वो फिर सस्पेंशन का पीरियड है, सस्पेंशन में रहा तो डिफरेंस ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी प्रोसीजिंग द सस्पेंशन। तो डिफरेंसेस ऑफ द अमाउंट मतलब वो जो डिफरेंस आ जाएगा उसमें ऑलरेडी जो उसको पेमेंट मिला है और जो मिलना चाहिए था, तो जो डिफरेंसेस रहेगा और वो रेट डिसाइडेड बाय द टाइम टू टाइम, जो गवर्नमेंट मतलब जो इंटरेस्ट के साथ उसको जमा करना पड़ेगा, जो रेट इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा वो पी एफ डिपॉजिट के अनुसार उसका रेट जो रहेगा वो रेट माना जाएगा। कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट टू द इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट ड्यूरिंग फॉरेन सर्विसेज में अगर रहता है तो जो टाइम टू टाइम जो भी प्रोसीजर लेट डाउन रहेगा उसके अनुसार जो है उसका कंट्रीब्यूशन बनाया जाएगा। जो भी नेक्स्ट हायर रुपीज़ आएगा उसके हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। और रिगार्डिंग द लाइन एप्लीकेशन रेमिटेंस कंट्रीब्यूशन शैल बी एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशन। साथ ही रूल नंबर 6 भी दिया होगा, इंटरेस्ट फॉर ऑल डिले पीरियड के साथ में इंटरेस्ट दिया जाएगा, अलग अलग कंडीशंस में है। अब इसका रूल नंबर 8 समझ लेते हैं दोस्तों, ऑन द डिले ऑफ डिपॉजिट ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो अगर मान लो इन केस ऑफ डिले का जो फैक्टर है वो आता है कि नॉट अट्रीब्यूटेड, तो सब्सक्राइबर के कारण अगर मान लो उसका डिले होता है बिना सब्सक्राइबर के, मतलब सब्सक्राइबर के कारण बिना नहीं होने सब्सक्राइबर के अकाउंट में डिले नहीं होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के ग्राउंड में होता, तो उस महीने के लिए उसको जो है बियॉन्ड द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब इन द डिले अगर होता है, जैसे मान लो जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उस महीने के एंड तक उसका सब्सक्रिप्शन जाना चाहिए, उससे अगर बाद में लेट होता है तो उसको रूल नंबर 4 के अनुसार उसमें विथ इंटरेस्ट जमा किया जाएगा अगर मान लो होता है तो। और डिडक्शन ऑफ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सैलरी एप्रीडिएट टू प्रिस्क्राइब लिमिट बाय 6, जो लिमिट दी हुई टाइम लिमिट उसके हिसाब से अगर लेट होता है तो उसमें इंटरेस्ट पे किया जाएगा। क्रेडिट टू द मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट इन इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब रूल नंबर 7 के हिसाब से अगर लेट होता है तो भी उस समय भी दिया जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिबल गवर्नमेंट पेंशन अकाउंट पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 डेज से ज़्यादा अगर लगता है उसका टाइम तो उसमें इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जो भी इंटरेस्ट डिसाइड हो PFO के द्वारा। इन एवरी केस डिले इन रेजिग्नेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ सब्सक्राइबर को किसी कारण से अगर रजिस्ट्रेशन के लिए डिले किया जाता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसके डिले होने के लिए और उसको एग्जामिन किया जाएगा HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा। कंट्रोलर फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मान लो इस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर या चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट सेटिस्फाई होता है कि डिले इज कॉज ऑफ अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैप्सेस के कारण अगर मान लो उसका डिले हुआ है, तो वो जो डिलिंक्विट ऑफिशियल है, डिलिंक्विट मतलब जो मतलब जिसके कारण डिले हुआ है, ऑफिशियल शेल बी लायबल फॉर द अमाउंट ऑफ पिक्यूनरी लॉस, जो पिक्यूनरी लॉस हुआ है उसके लिए ये डिलिंक्विट ऑफिशियल जिम्मेदार रहेगा और उसको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और उसमें अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ डिलिंक्विट ऑफिशियल शेल बी डिटरमाइंड सेल मैनर। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के कारण जो भी अगर मान लो उसका और ये होता है क्या बोलते हैं अपना लॉस होता है अगर टैक्स वगैरह का, तो उसके लिए डिलिंक्विट ऑफिसर शेल बी डिटरमाइन द सेम मैनर। हाँ, इसी केस में उसको भी डिटरमाइन माना जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ द अक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस, जो पेंशन का जो कॉर्पस है उसका इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा उसके बारे में दिया हुआ है। पेंशन रिस्क्राइबर पेंशन फंड एंड मैनर नोटिफाई बाय द, जो भी अथॉरिटी के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा उसी के अनुसार उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा। पेंशन का जो कॉर्पस है पैसा जो है कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट होना उसके बारे में दिया है। दूसरा रूल नंबर 10 दिया है दोस्तों कि ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट ऑन डेथ ऑफ इनवैलिड एंड डिसेबल्ड सब्सक्राइबर ड्यूरिंग सर्विस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों 10 नंबर का रूल, इसको अच्छे से देख लेना थोड़ा सा कि ऑप्शन टू अवेल, अगर जो ऑप्शन अवेल दिए गए हैं डेथ और इन्वेलिडेशन या डिसेबिलिटी के कारण उसके बारे में रूल दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे डिटेल से कर लेते हैं। अगर कोई जो एम्प्लॉई है और उसने अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइनिंग की है और उसने ऑप्शन फॉर्म नंबर 1 भर के दिया है अंडर द CCS रूल 1972,
हाँ, या फिर ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 इन द इवेंट आप, और उस कंडीशन में और उसकी डेथ हो जाती है या बोर्ड इन अकाउंट ऑफ, और उसको डिसेबलमेंट या रिटायरमेंट ऑन इनवैलिडेशन अगर वो होता है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट हु ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस और कवर्ड बाय नेशनल पेंशन सिस्टम शेल ऑल्सो एक्सरसाइज ऑप्शन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ दिस रूल। और मतलब ये कि जो भी ज्वाइनिंग करेगा उसको ऑप्शन फॉर्म नंबर 1 भर के देना पड़ेगा। और अगर मान लो जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो उन लोगों ने भी जैसे ही ये नोटिफिकेशन की डेट आती, मतलब 31 मार्च के बाद में उनको जितना ही जल्दी हो सके ये फॉर्म नंबर 1 फॉर्म नंबर 2 भर के उसको अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को देना चाहिए। The option shall be exercised up to the head of the office को, and who accept the same verify the fact submitted, और जो भी उसने सबमिटेड जो उसका फैक्ट है उनको सर्विस बुक में रखेगा। उनको चेक करने के बाद एक कॉपी जो है शेल बी फॉरवर्डेड टू द CRA को, एक कॉपी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा DDO को, PAO के थ्रू, DDO के थ्रू PAO को रिकॉर्ड के लिए, एंड PAO सो ऑल्सो सुटेबल एंट्री, और उसकी जो है PAO ऑनलाइन एंट्री करेगा और उसको जो उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उसके बारे में मेंशन कर देगा ऑनलाइन रिकॉर्ड में, ताकि बाद में उसको कोई दिक्कत ना हो। अब एवरी गवर्नमेंट शेल सबमिट द ऑप्शन फॉर्म 1 ऑल्सो डिटेल्स ऑफ फैमिली इन फॉर्म नंबर 2। जैसा मैं दोस्तों अभी तो आपको एक फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2 बता देता हूँ यहीं पर, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2। तो ये इसमें दिया हुआ है, ये फॉर्म नंबर 2 है दोस्तों। ये फॉर्म नंबर 2 जिसमें फैमिली का डिक्लेरेशन रहेगा कि फैमिली में कौन कौन क्या क्या है, उसके आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें रहेगी जो भी अगर फैमिली रहेगी। उसके साथ ही साथ ये है दोस्तों फैमिली फॉर्म नंबर 1, जिसमें ये ऑप्शन रहेगा कि ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ और डिस्चार्ज ऑन इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी के कारण अगर मान लो गवर्नमेंट सर्वेंट डिस्चार्ज होता है, तो उसकी उस पीरियड के लिए ये ऑप्शन फॉर्म बच्चों भर के देना पड़ेगा बेनिफिट लेने के लिए। तो ये था दोस्तों दोनों फॉर्म के बारे में। अब तीसरी चीज़ देख लेते हैं हमको, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट शेल हैज़ नो फैमिली, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय सर्विस ज्वाइन करता है उस समय उसकी फैमिली नहीं है, तो ही शेल फर्निश द डिटेल इन फॉर्म नंबर 2 फॉर्म नंबर 2 भर के देगा, और जितना जल्दी हो सके जैसे ही वो अपनी फैमिली एक्वायर करता है। द फैमिली सर्वेंट शेल कंटिन्यू टू द हेड ऑफ ऑफिस को मतलब कम्युनिकेट करेगा एनी सब्सिक्वेंट चेंजेस, अगर उसकी फैमिली में कोई चेंज होता है, उसकी शादी होती है या उसके फैमिली मेम्बर में कोई फैमिली मेम्बर ऐड होता है या कम होता है, तो उसके हिसाब से वो इन्फॉर्म करेगा। एज वेन डिसेबिलिटी रिफर्ड, अगर डिसेबिलिटी रिफर्ड हो जाती है मतलब दोस्तों अगर किसी फैमिली में कोई किसी जो डिपेंडेंट है उसका कोई चाइल्ड या कोई ऐसा हो जाता है कि जो कि अनेबल टू अर्न हो जाता है किसी कारण से, एक्सीडेंट या कुछ भी डिसेबिलिटी के कारण, तो फैक्ट शेल बी ब्रॉट टू द जितना जल्दी हो सके हेड ऑफ द ऑफिस को नोटिस में लाना चाहिए विथ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा, कि जो कि सिविल रैंक का रहेगा। जिसमें भी इंडिकेट इन उसको फॉर्म नंबर 2 में फिर से भर के उसको हेड ऑफ द ऑफिस को देना चाहिए, ताकि जो जब फैमिली पेंशन के क्लेम अगर अराइज होता है तो उस कंडीशन में लीगल गार्जियन जो भी रहेंगे उसके वो एक फ्रेश मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर उसको अपने बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल रहेगा, और उस समय उसको जो है किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, और उसमें दिखाना पड़ेगा कि उसकी क्या डिसेबिलिटी है और क्या कंडीशन है, तो उस चीज़ को उस समय कंसीडर करने के लिए ठीक रहेगा। इसी का रूल नंबर D है दोस्तों कि द हेड ऑफ द ऑफिस शेल ऑन रिसिप्ट ऑफ फॉर्म नंबर 2 को जैसे ही रिसिप्ट करेगा एक्नॉलेज रिसिप्ट फॉर्म नंबर 2 एंड ऑल द कम्युनिकेशन रिसिप्ट गवर्नमेंट ने जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी उसको फॉर्म देगा उसको काउंटर साइन करके इंडिकेट करेगा डेट वगैरह डाल के, और सर्विस रिकॉर्ड में उसको कंसर्न एम्प्लॉय के सर्विस रिकॉर्ड में उसको मतलब फाइल कर दिया जाएगा। तो हेड ऑफ द ऑफिस द रिसीव द कम्युनिकेशन फॉर द गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग चेंज फैमिली का इनकॉर्पोरेट सच चेंज, जैसा भी फॉर्म रहेगा फॉर्म 2 में चेंज करके देगा वैसा उस चीज़ को वो उसमें कर लेगा। नंबर 4 में दिया है, 4 का 1 दिया है दोस्तों कि ऑप्शन एक्सरसाइज अंडर द रूल नंबर 1, एक नंबर के द्वारा जो ऑप्शन दिया गया मे बी रिवाइज एनी नंबर ऑफ टाइम, आप कितनी भी बार उसमें ऑप्शन में चेंजेस कर सकते हो, अपने फैमिली पर्टिकुलर्स के लिए फॉर्म नंबर 2 भर के दे सकते हो, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप कितनी भी बार उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो सब्सक्राइब डिस्चार्ज ऑन इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी और इनवैलिडेशन के कारण अगर कोई एम्प्लॉय डिस्चार्ज होता है
तो शेल गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि शेल सबमिट फ्रेश ऑप्शन इन टाइम ऑफ सच डिस्चार्ज, के समय वो फ्रेश ऑप्शन भी भर के दे सकता है कि उसको कौन से एनपीएस का बेनिफिट लेना है या ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार उसको अपने रिटायरमेंट बेनिफिट लेने हैं। तो वेयर सच सब्सक्राइबर डज नॉट एक्सरसाइज अ फ्रेश ऑप्शन, जहाँ पर उसने फ्रेश ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है एंड इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सरसाइज, वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो ऑप्शन दे सके एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज के, तो द पोजिशन ऑप्शन ऑलरेडी एक्सरसाइज बाय सब्सक्राइबर शेल बी बिकम ऑपरेटिव। तो उसने जो पहले जो ऑप्शन भर के दिया था वही ऑप्शन को ऑपरेटिव मान लिया जाएगा। यार नो ऑप्शन, अगर मान लो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया हमारा सब्सक्राइबर इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपना कोई ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते इस द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, तो हिज केस विल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द सब रूल नंबर 6 के अनुसार उसको अकॉर्डेंस किया जाएगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, डेथ हो जाती है इन सर्विस एंड द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द डिकीज्ड सब्सक्राइबर बिफोर द डेथ शेल बी ट्रीटेड इज फाइनल, अगर उसने उससे डेथ से पहले जो ऑप्शन भर के दिया था तो शेल बी ट्रीटेड इज फाइनल और द फैमिली शेल हैव नो राइट टू रिवाइज द ऑप्शन, फैमिली उसमें चेंजेस नहीं कर सकेगी। रूल नंबर 6, इसका सब रूल नंबर 6 में दिया है वेयर ए सब्सक्राइबर हु डिड नॉट एक्सरसाइज, अगर कोई उसने एक्सरसाइज मतलब नहीं किया, फॉर्म नंबर 1 भर के नहीं दिया है अंडर रूल एंड डाइज बिफोर कंप्लीजन ऑफ सर्विस 15 ईयर से पहले या विद इन 3 ईयर फ्रॉम द नोटिस, ये नोटिफिकेशन आने के 3 साल के भीतर अगर मान लो उसकी डेड हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में फैमिली विल हैव ग्रांट फैमिली पेंशन, उसकी फैमिली की पेंशन फैमिली मेंबर को जो है ऑप्शन में दिया जाएगा। सीसीएस 1972 के द्वारा जो इनहेंस पेंशन और फैमिली पेंशन बनती है वो दी जाएगी। इन केस में भी ऐसा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में रहेगा उसको मिलता है। और अगर मान लो सर्विस सब्सक्राइबर डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस से डिस्चार्ज होता है उन केस ऑफ इनवैलिडेशन एंड डिसेबिलिटी, ये इनवैलिडेशन एंड डिसेबिलिटी के बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। उस कंडीशन में अगर जो डिस्चार्ज होता है तो जो सर्विस 15 ईयर और 3 ईयर है, नोटिफिकेशन ऑफ दिस विदाउट एक्सरसाइज इन ऑप्शन, बिना ऑप्शन दिए अगर मान लो डिस्चार्ज होता है एंड इज़ ऑल्सो नॉट इन पोजीशन, और इस पोजीशन में नहीं है भी नहीं कि वो आपको मतलब कोई ऑप्शन दे सके, तो ही विल बी ग्रांटेड इनवैलिड पेंशन एंड डिसेबिलिटी पेंशन अंडर रूल CCS 72 के अनुसार उसको जो है इनवैलिड पेंशन दी जाएगी और डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। ये जो भी जिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन या जिसमें जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से वो उसको दी जाएगी। इन ऑल अदर केसेस जो नो ऑप्शन एक्सरसाइज अगर नहीं किया गया है, द क्लेम ऑफ द सब्सक्राइबर ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम द ड्यूटी सर्विस से अगर डिस्चार्ज होता है ऑफ द फैमिली डेथ ऑफ सब्सक्राइबर शेल बी रेगुलेटेड अकॉर्डेंस विद PFRDA का जो भी एक्जिस्टिंग रूल है, एग्जिस्ट एंड विड्रॉ अंडर नेशनल पेंशन रेगुलेशन 2015, उसके हिसाब से उसको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाएगा। तो इसका रूल नंबर 7 सब रूल 7 दिया है। इन केसेस वेयर द ऑप्शन एक्सरसाइज डिकीज से अगर कोई ऑप्शन एक्सरसाइज किया है और वो CCS रूल 1972 और CCS रूल 1939 के लिए अगर नॉन अवेलेबिलिटी वन एलिजिबल, अगर उसका कोई एलिजिबल मेंबर नहीं है, तो द फैमिली ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन जो रहेगा 1972 के हिसाब से या फिर 1939 के हिसाब से वुड बी डीम टू हैव इनवैलिड एंड बिकम इनवैलिड हो जाएगा एंड द बेनिफिट एडमिसिबल अंडर द NPS शेल बी ग्रांटेड टू लीगल हायर, जो भी बेनिफिट दिए जाएंगे मतलब इस कंडीशन में कि उसका कोई तो एक तो लीगल मेंबर नहीं है, ठीक है। लीगल मेंबर नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि उसको जो है ये जो CCS पेंशन रूल इसके हिसाब से उसको फैमिली पेंशन या इनहेरिटेंस पेंशन नहीं दी जाएगी, बल्कि द बेनिफिट एडमिसिबल जो बेनिफिट रहेंगे NPS के वो उसको लीगल जो हायर उसका जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा उसको दिए जाएंगे, जो कि रेगुलर रूल नंबर 2015 के हिसाब से जो भी बनेगा, क्योंकि उसका लीगल हायर नहीं है, लीगल उसका मेंबर नहीं है जो कि फैमिली पेंशन ले सके, तो उसका जो NPS का जो कॉर्पस जमा हुआ है वो इस रूल नंबर के अनुसार जो भी उसका लीगल हायर उस समय आएगा उसको दे दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों ये। अब उसके बाद में रूल नंबर 11 आ जाता है रिटायरमेंट ऑन सुपर एन्यूशन। सुपर एन्यूशन मतलब होता है दोस्तों जब कोई एम्प्लॉई की अपनी एज हो जाती है 60 ईयर की, उस कंडीशन को बोला जाता है रिटायरमेंट सुपर एन्यूशन पे रिटायरमेंट। एज ऑफ सुपर एन्यूएशन के समय जो रिटायर होगा एक्सटेंडेड बियॉन्ड
अगर सब्सक्राइबर हैज बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड सुपरएन्यूएशन ऑन एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड सर्विस बियॉन्ड द एज ऑफ सुपरएन्यूएशन शैल बी इंटाइटल टू बेनिफिट। उसके बाद में अगर वो पीरियड निकल जाता है तो उसके बाद में वो इंटाइटल रहेगा सुपरएन्यूएशन के बेनिफिट लेने के लिए, जो कि एग्जिट एंड विड्रॉ अंडर एनपीएस सिस्टम रेगुलेशन 2015 के अनुसार रहेगा, जो जब रिटायरमेंट होना था उसको सुपरएन्यूएशन का। रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स रेगुलर सर्विस, जब उसकी 20 ईयर रेगुलर सर्विस हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, एट एनी टाइम आफ्टर द सब्सक्राइब हैज कंप्लीटेड 20 ईयर अगर उसने कर लिए हैं तो ही में या मे गिव ए नोटिस नॉट लेस देन 3 मंथ, 30 महीने, कम से कम 3 महीने पहले उसने रिटर्न में एक अपॉइंटेड अथॉरिटी उसको रिटायर होने के लिए, रिटायरिंग के लिए उसने जो है एक 3 महीने पहले एक नोटिस देना होगा, तब जाके उसका रिटायरमेंट मतलब सब्सक्राइब कर किया जाए कंप्लीटेड। उसके बाद में बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट अंडर रूल 56 ऑफ फंडामेंटल रूल्स अंडर द स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। एक स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है उसका, जो कि रूल नंबर 56 फंडामेंटल रूल के द्वारा दिया गया है। उसके बेनिफिट्स इसके अनुसार क्या रहेंगे उसको देख लेते हैं। तो कोई भी ऐसा सब्सक्राइब हो रिटायर्ड हो चुका है इन एडवांस ऑफ एज ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट इन अकॉर्डेंस विथ रूल नंबर 56 1922 का जो रूल नंबर 56 है उसके अनुसार जो उसकी कंपलसरी रिटायरमेंट की जो सर्विस होती है, जो ड्यूरेशन होता है, उसके बारे में दिया हुआ है कि अगर मान लो वो नहीं होती है, वो जो रिटायर होता है या रिटायर कर दिया जाता है इन एडवांस एज ऑफ, मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट की जो एज है उससे पहले अगर रिटायरमेंट हो जाता है उस कंडीशन में क्या रहेगा, हु इज़ बीइंग डिक्लेयर्ड सरप्लस, या फिर कोई एम्प्लॉई सरप्लस डिक्लेयर कर दिया जाता है इस्टेब्लिशमेंट में, कि सरप्लस मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट बंद हो गया या किसी कारण से वो जब पोस्ट सारी ख़त्म हो गई हैं, तो वो भी जो व्यक्ति जो है वो अपेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम शेल बी इंटाइटल टू बेनिफिट, वो भी इंटाइटल रहेगा बेनिफिट पाने के लिए, जो कि उसके रूल नंबर रेगुलेशन 2015 के अनुसार सुपरएन्यूएशन से जो रिटायरमेंट मिलेंगे वही रिटायरमेंट उसको भी मिले जाएंगे। जैसा कि अपन ने देखा था कि पिछले वाले में ये था कि उसकी एज अगर कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए कंप्लीट नहीं हुई है तो उस कंडीशन में भी उसको जो है बेनिफिट दिया जाएगा। अब इसमें प्रोवाइडेड दैट, मतलब इस कंडीशन डाल दी गई कि सब्सक्राइब वो इज बिलोंग सरप्लस इन द एस्टेब्लिशमेंट, सरप्लस कर दिया गया एंड ही वाज सर्वाइविंग ऑफ टू स्पेशल वॉलंटरी, अगर वो स्पेशल वॉलंटरी स्कीम को ऑप्ट करता है, ऑल्सो भी इंटाइटल, साथ ही साथ अगर तो वो एक एक्स ग्रेसिया एडमिसिबल उसको जो रहेगा वो भी उसको दिया जाएगा, उसके लिए वो इंटाइटलमेंट रहेगा अगर मान लो वो स्पेशल वॉलंटरी स्कीम के थ्रू रिटायरमेंट लेता है तो। अब सब्सक्राइबर इंटेंड टू कंटिन्यू हिज इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट एंड डिफर, अगर मान लो कोई सब्सक्राइबर है और उसकी इच्छा होती है कि मैं अपना इंडिविजुअल पेंशन का अकाउंट चलने दूँ, मतलब बंद नहीं करना चाहता है और डिफ़र करता है पेमेंट ऑफ बेनिफिट, और वो बोलता है कि मैं अपना एनपीएस का जो बेनिफिट है वो अभी नहीं लेना चाहता हूँ, बाद में लूँगा, तो ही कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो वो एक्सरसाइज कर सकता है एन ऑप्शन इन दिस रिगार्ड, जो भी जो उस रूल में बैठेगा उसके हिसाब से उसको उसके मतलब ऑप्शन के हिसाब से उसे बेनिफिट दिया जाएगा जब वो चाहेगा तब। मतलब उसने अगर देखा कि मार्केट में जो कि एनपीएस का पैसा मार्केट डाउन है, अगर उसको उस समय ज़रूरत नहीं है तो वो उस पैसे को डिफ़र कर सकता है अगले पीरियड के लिए कि मैं इसको बाद में जो है उसका विड्रॉ कराऊंगा। तो ये एक अच्छी चॉइस है दोस्तों, आप मार्केट के मतलब पोजीशन देख के, मार्केट का अप डाउन देख के आप डिसीजन ले सकते हैं। रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, अगर गवर्नमेंट सर्विस से कोई रेजिग्नेशन दे देता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑन रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ओनली इट इज अलाउड टू बी विड्रॉन इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में अगर विड्रॉन करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है तो द लमसम अमाउंट इन एन्युटी आउट ऑफ सब्सक्राइबर एमिलिमेटेड पेंशन शैल बी पेड टू हिम, जो भी लमसम अमाउंट बनेगा उसका 60% एन्युटी मतलब टोटल कॉर्पस का और 40% एन्युटी का वो जो सब्सक्राइबर को शैल बी पेड किया जाएगा। प्रोवाइडेड द सच पेमेंट ऑफ लमसम विड्रॉल, जो लमसम विड्रॉल और एन्युटी शैल नॉट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 90, लेकिन वो जो 90 डेज़ का पीरियड जो रहेगा
उससे पहले नहीं दिया जाएगा ऑन डेट विच रेसिग्नेशन बिकम इफेक्टिव। जब से ये बिकम इफेक्टिव हो जाता है सब्सक्राइब रिलीफ ऑफिस। प्रोवाइडेड फर्दर डेट इफ द सब्सक्राइबर डाइज बिफोर। अगर मान लो उस पीरियड 90 डेज़ के पीरियड के बीच में अगर उसकी फर्दर अगर ये 90 डेज़ का पीरियड ख़त्म होने से पहले ही अगर मान लो वो एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो जब कि उसका जब मतलब रेसिग्नेशन इफेक्ट होने से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो पेमेंट शेल बी मेड टू द पर्सन एलिजिबल टू रिसीव। जो भी एलिजिबल पर्सन रहेगा उसको ये पेमेंट दिया जाएगा, जो भी रेगुलेशन या अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। बशर्ते प्रोवाइडेड दैट द सच पर्सन में इट इज़ ऑप्शन कंटिन्यू टू सब्सक्राइब। अगर मान लो वो पर्सन चाहता है और अगर वो कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ करता है कि नेशनल पेंशन स्कीम को जो है सेम प्राण के द्वारा चलने देता हूँ एज ए नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर। मतलब अभी तक तो वो गवर्नमेंट सब्सक्राइब था, लेकिन अगर वो जॉब छोड़ देता है रिटायर होने मतलब रेसिग्नेशन के बाद में, तो उस समय अगर वो चाहता है कि मैं कंटिन्यू पेंशन को ये अकाउंट को रखना चाहता हूँ सेम प्राण नंबर से, तो वो अथॉरिटी के अनुसार उसको मान्य किया जा सकता है, वो कर सकता है। बेनिफिट ऑन ऑब्जर्वेशन इन अंडर द कॉरपोरेशन और कंपनी और एनी बॉडी, कोई भी ऐसी बॉडी जो गवर्नमेंट से गवर्न की जा रही हो। इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लो सब्सक्राइबर को कहीं और हैज़ बीन परमिटेड, उसको परमिट किया जाता है तो ऑब्जर्व इन सर्विस, कहीं भी सर्विस में अंडर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हो, जो जिसका कंट्रोल फाइनेंस जो किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, शेल बी डीम टू हैव रिटायरमेंट। उसको डीम टू हैव रिटायर, उसको रिटायरमेंट मान लिया जाएगा, रिटायर मान लिया जाएगा फ्रॉम द सर्विस फ्रॉम डेट सच एब्जॉर्प्शन, जिस दिन उसने दूसरा ज्वाइन किया था। एंड शेल बी एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट, और उसको जो है बेनिफिट जो भी एनपीएस के अनुसार बेनिफिट दिए जाएंगे वो उसको एलिजिबल मान के उसको दे दिया जाएगा, जैसा कि रूल नंबर 2015 में आता है। और जो उसको जो सुपर एनुएशन के समय जो बेनिफिट मिलना था वो उसको उसी समय में बेनिफिट दे दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द सब्सक्राइबर शेल कंटिन्यू टू सब्सक्राइब, बशर्ते सब्सक्राइबर को जो है शेल कंटिन्यू टू सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इनकेस अगर वो सेम प्राइम नंबर से कंटिन्यू करता है तो द सेम एग्जिस्ट न्यू ऑर्गेन इट शेल केस बी नॉट रिसीव एनीथिंग, तो उस कंडीशन में उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ सच एग्जॉर्प्शन, बट शेल रिसीव बेनिफिट आफ्टर, जब वो जिस न्यू बॉडी उसने ऑर्गेनाइज की उसमें से जब एग्जिट करेगा तब उस समय उसको सारे बेनिफिट उस समय दिए जाएंगे। मतलब ये उसके सब्सक्राइबर के इच्छा के ऊपर है कि वो क्या करता है। प्रोवाइडेड फर्दर, उसमें आगे जो है प्रोवाइडेड किया है कि अगर द एम्प्लॉय ऑफ सच ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी पीएससी जो भी है पब्लिक से अंडरटेकिंग जो है आर नॉट कवर्ड, अगर वो एनपीएस में कवर्ड नहीं है तो सच सब्सक्राइबर में इट इज़ ऑप्शन कंटिन्यू द सब्सक्राइब। अगर मान लो पर वहाँ पर एनपीएस की स्कीम मौजूद नहीं है, सिस्टम वहाँ पर नहीं है, तो उस कंडीशन में इट इज़ ऑप्शन, वो एक ऑप्शन देख सकता है कंटिन्यू करने का सब्सक्राइबर एज ए सेम प्रान नंबर एज ए नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के रूप में वो उनको जो है कंटिन्यू अपना प्रान नंबर के साथ अकाउंट कंटिन्यू कर सकता है। अब इसमें रूल पार्ट नंबर 2, इसका सब रूल नंबर 2 दिया है। द प्रोविजन अंडर सब रूल नंबर 1 शेल आल्सो अप्लाई टू सब्सक्राइबर हु ऑन कन्वर्जन ऑफ गवर्नमेंट दे आर वर्किंग इनटू पब्लिक सेक्टर अंडर बॉडी कंट्रोल फाइनेंस, सीजी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार जो फाइनेंस उसमें कर रहे हैं उनमें ऑल्सो अप्लाई, उस पर भी ये अप्लाई करेगा। ये वेयर द प्रॉपर परमिशन द रेजिग्नेशन हैज बीन सबमिटेड टेक अप अनदर अपॉइंटमेंट वेदर टेम्पररी और परमानेंट सच कवर्ड इन एनपीएस शेल, अगर वो अपना सब्सक्राइब कंटिन्यू करता है सेम प्रान नंबर तो उसे इट शेल बी डीम टू बी ए मेंबर ऑफ एनपीएस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइन। उस मतलब अगर मान लो वो छोड़ के किसी और कंपनी में जाता है और वो अपने सेम प्रान से अगर वो अकाउंट अपना रखना चाहता है, चाहे वो टेम्परेरी पे गया हो या परमानेंट पोस्ट पे, तो वो उसकी जो है एनपीएस जो जिस डेट में उसने पहली कंपनी ज्वाइन की थी तो गवर्नमेंट सर्विस पोस्ट ही वाज अपॉइंट, जब वो पहले अपॉइंटमेंट हुआ तो वहीं से उसको कंटिन्यू माना जाएगा। प्रोवाइडेड बशर्ते वेयर द एम्प्लॉय ऑफ सच डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कवर्ड एनपीएस द सब्सक्राइबर से एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट, लेकिन अगर मान लो उस ऑर्गेनाइजेशन में एनपीएस सिस्टम नहीं है तो सब्सक्राइबर एलिजिबल रहेगा टू रिसीव बेनिफिट ऑफ अंडर एनपीएस, वो अपने बेनिफिट उसी समय ले सकता है उसके
प्रोवाइडेड फर्दर, उसमें और प्रोवाइडेड फर्दर दिया गया दैट वेयर द एम्प्लॉई ऑफ डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट कवर्ड, अगर वो नॉट कवर्ड बाय एनपीएस है, और द ऑप्शन कंटिन्यू, अगर मान लो वही सब्सक्राइबर ऑप्शन देता है कि मुझे ये सेम प्रान नंबर के साथ अकाउंट को जो है कंटिन्यू करना है, तो एज ए नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर यू कैन कंटिन्यू द स्कीम। और इसी में दोस्तों दिया गया द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में परमिट ए पर्सन टू विड्रॉ हिज रेसिग्नेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। परमिट विड्रॉ, अगर मान पब्लिक इंटरेस्ट में उसको जो है विड्रॉ कर रेसिग्नेशन विड्रॉ करने के लिए भी वो बोल सकती है। द पर्सन कंसर्न वाज नॉट टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ हिज रेजिस्टेंस। जो संबंधित पर्सन था वाज नॉट वो टेम्पररी गवर्नमेंट में नहीं था एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रेसिग्नेशन, इस कंडीशन में, या फिर रेसिग्नेशन वाज टेंडर बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो रेसिग्नेशन दिया गया था गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा, सम कंप्लाइंग रीजन डिड नॉट इन्वॉल्व, जिस रीजन के कारण उसको रेसिग्नेशन उसने दिया था उसमें डिड नॉट इन्वॉल्व एनी रिफ्लेक्शन, उसका कोई रोल या उनका कोई इम्पैक्ट रिफ्लेक्शन नहीं आता है उसकी कोई इंटीग्रिटी या इफिशियंसी के कारण रंडर, तो उस कंडीशन में रेसिग्नेशन हैज़ बीन मेड एज अ रिजल्ट ऑफ मटेरियल चेंज इन द, जो भी उसकी कंडीशन रही होगी उसमें मटेरियल जो चेंज आया होगा, तो विच ओरिजिनली कंपेयर टू हिम टेंडर द रजिस्ट्रेशन रेसिग्नेशन, तो उस कंडीशन में उसके रेसिग्नेशन को अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है विड्रॉ कर सकती है। ड्यूरिंग द पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट ऑन विच रेसिग्नेशन बिकम इफेक्टिव एंड डेट ऑफ विच request of withdrawal was made, the conduct of person concerned was no way improper. The period of absence from duty, जो पीरियड रहेगा एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी से जो एब्सेंट रहेगा, ऑन विच रेसिग्नेशन बिकेम इफेक्टिव एंड डेट ऑफ विच अलाउड रिज्यूम ड्यूटी, और अगर बाद में जो पीरियड बहुत ड्यूटी रिज्यूम करता है तो विड्रॉल द रेसिग्नेशन विद इन द 90 मोर देन 90 डेज, मतलब जो पीरियड में ड्यूटी से एब्सेंट था और विद द रेसिग्नेशन बिकेम, जहाँ से उसका रेसिग्नेशन इफेक्टिव हो जाता है, और उसी बीच पर्सन को अगर ड्यूटी के लिए अलाउ कर दिया जाता है, और रिजल्ट ऑफ परमिशन टू विड्रॉ द रेसिग्नेशन इज नॉट, 90 दिन से ज़्यादा का पीरियड वो नहीं होना चाहिए। द पोस्ट विच वॉज वेकेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्टेंस ऑफ रेसिग्नेशन नॉट कंपेरेबल पोस्ट इज अवेलेबल, अगर कंपेरेबल पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो उसको विड्रॉ कर लिया जा सकता है उसका रेसिग्नेशन। रिक्वेस्ट नंबर इसका 4 नंबर में दिया होगा, रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ रेसिग्नेशन ऑल नॉट शेल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी बाय गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन फ्रॉम सर्विस इन व्यू टेकिंग अपॉइंटमेंट अंडर द प्राइवेट कॉमर्शियल कंपनी शेल होली सब्सटेंशियल ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और नो फाइनेंस गवर्नर। When an order is passed by appointing authority, से कोई ऑर्डर पास कर दिया या allowing a person to withdraw his resignation, कि आप अपना रेसिग्नेशन विड्रॉ कर लो टू रिज्यूम ड्यूटी के लिए, द ऑर्डर शेल बी डीम्ड टू इंक्लूड द कंडमनेशन ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस, तो जो ऑर्डर किया है उसको मतलब उसको इंटरप्शन इन सर्विस नहीं माना जाएगा, शेल बी डीम्ड टू इंक्लूड द, उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा कि इंटरप्शन इन सर्विस नहीं है। Entitlement on retirement on invalidation, subscriber require a disability, मतलब रिटायरमेंट ऑन इनवैलिडेशन पे इंटाइटलमेंट क्या रहेगा रिटायरमेंट का, वो दिया हुआ है। सब्सक्राइबर एक्वायरिंग डिसेबिलिटी वेयर द प्रोविजन अंडर रूल सेक्शन 20 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार आर एप्लीकेबल रहेंगे, प्रोवाइडेड द प्रोसीजर एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अतः उसको एक प्रोड्यूस करना पड़ेगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इफ सब्सक्राइबर इन केस परमानेंटली इनकेपेसिटेड फॉर द सर्विस, परमानेंटली अगर वो इनकेपेसिटेड हो जाता है, ही में अप्लाई टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट ऑन इनवैलिडेशन, तो वो अपना इनवैलिडेशन के आधार पर रिटायरमेंट के लिए भी बोल सकता है, बशर्ते कि द एप्लीकेशन फॉर बेनिफिट्स ऑन रिटायरमेंट ऑन इनवैलिडेशन सबमिटेड बाय द स्पाउस। लेकिन जो एप्लीकेशन जो है इनवैलिडेशन सबमिट के समय रिटायरमेंट बाय द स्पाउस, उसके मतलब मीन्स वाइफ पत्नी या पति के द्वारा, इफ़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर सेटिस्फाई होता है कि द सब्सक्राइबर
हिमसेल्फ अगर वो खुद इस पोजीशन में नहीं है कि सबमिट कर सके एप्लीकेशन ऑन अकाउंट ऑफ बॉडीली और मेंटली इन्फर्मिटी, अगर उसमें कुछ होती है और वो अपना ऑप्शन सबमिट नहीं कर पाता है, तो ये ऑप्शन जो है उनके जो स्पाउस है वो भी सबमिट कर सकते हैं और उसको कंसिडर किया जा सकता, सेटिस्फाइड किया जा सकता है अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड होता है तो। और इसी में बशर्ते दिया हुआ है कि उसमें इसके अधीन दिया गया है कि वी आर ए सब्सक्राइबर हुए एक्वायर्ड डिसेबिलिटी, जिसको कि एक कोई डिसेबिलिटी हो गई है और कंटिन्यू इन सर्विस विद द सेम पे मैट्रिक्स, और वो कंटिन्यू करता है अपनी सर्विस को सेम पे मैट्रिक्स में, एंड सर्विस बेनिफिट विच ही इज़ अदरवाइज इंटाइल्ड टू, सर्विस के बेनिफिट में कहीं और वो इंटाइल होता है इन केस द सब्सक्राइबर डज नॉट विड्रॉ हिज रिक्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट अंडर दिस रूल, और वो अपना विड्रॉ रिक्वेस्ट जो है दिस रूल अगर नहीं लेता है तो हिज रिक्वेस्ट में भी प्रपोज इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस, इस रूल के अनुसार इसको जो है ये जो प्रोसेस को उसको अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस किया जा सकता है। हेड ऑफिस ऑफ द या PHOD शेल ऑन रिसिप्ट है एन एप्लीकेशन बाय सब रूल नंबर 2 विद इन 15 डे, उसको 15 दिनों के अनुसार ये एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एंड रिसिप्ट एंड सच एप्लीकेशन रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करेगा एग्जामिन द सब्सक्राइबर विद इन 30 डेज में उस सब्सक्राइबर का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिसिप्ट ऑफ सब रिक्वेस्ट बाय द फॉलोइंग अथॉरिटीज, मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा। अ मेडिकल बोर्ड इन केस ऑफ गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट डिफाइंड द रूल 9 फंडामेंटल रूल रिसीव 54,000 रुपीज़ पर मंथ। मेडिकल बोर्ड इन केस ऑफ गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, जो मेडिकल बोर्ड रहेगा उसमें अगर वो गजेटेड सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है और नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी पे हुज पे इज डिफाइंड इन सब रूल नंबर 21 और रूल नंबर 9 ऑफ द फंडामेंटल रूल एक्सीड 54,000 से ज़्यादा होती है, तो उस केस में उसको मेडिकल अथॉरिटी मेडिकल बोर्ड के केस में उसे एग्जामिन के लिए विद इन 30 डेज किया जाएगा। सिविल सर्वेंट आर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर इक्विवेलेंट स्टेटस इन अदर केसेस। Entitlement on boarding out from service on account of disablement, मतलब बोर्डिंग आउट कर देना, निकाल देना फ्रॉम सर्विस अकाउंट ऑफ डिसेबलमेंट के कंडीशन में उसको बोर्डिंग आउट कर देना, उसके लिए क्या इंटाइटलमेंट रहेगा उसको। अ सब्सक्राइबर हु विल एक्सरसाइज फॉर्म इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, मतलब रूल नंबर 10 में उसने जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया है पहले से, उस रूल के हिसाब से उसको CCS 1972 या फिर CCS 1939 दिया जाएगा। फर्दर एक्शन विल बी टेकन बाय द, लेकिन उसके बाद भी जो एक्शन जो है लेना है, जो भी कदम उठाना है, टेकन बाय द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिसबर्समेंट ऑफ बेनिफिट अकॉर्डिंग द CCS रूल्स 1939। अगर वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चाहे तो उसको CCS रूल 1939 के अनुसार उसको डिसबर्समेंट कर सकता है, बेनिफिट का डिसबर्समेंट दे सकता है। इफ द सब्सक्राइबर अवेल द बेनिफिट, अगर सब्सक्राइबर अगर बेनिफिट लेता है अंडर द रूल CCS 1939 विथ सब रूल नंबर 1, द इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट सब्सक्राइबर शेल बी क्लोज द गवर्नमेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट जो था उसको शेल बी क्लोज कर दिया जाएगा एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन रिटर्न टू द गवर्नमेंट के मतलब जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन दिया गया था NPS में अकोमोडेशन में वो जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के अकाउंट में, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है वो शेल बी पेड टू द सब्सक्राइबर इन लमसम। और उस कंडीशन में मतलब जैसे इसका क्लियरली ये मतलब हो गया कि जैसे CCS रूल में उसको एम्प्लॉई को मतलब उसको एलिजिबल मान लिया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा और जो इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन था वो सब्सक्राइबर को लमसम अमाउंट में पे कर दिया जाएगा। और 3 नंबर देख लेते हैं इसी का सब रूल। वेयर सब्सक्राइबर हु हैड एक्सरसाइज, जिसने अपना ऑप्शन दिया है, एंड हुज केस द डिफ़ॉल्ट अंडर, जो जिसमें जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया रहेगा अंडर रूल 10, दीज रूल इज फॉर अवेलिंग बेनिफिट अंडर द NPS इज बोर्डेड ऑन द अकाउंट ऑफ डिसेबलमेंट attributable एंड गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट सर्विस, ही मे बी ग्रांटेड, उसको भी ग्रांटेड बेनिफिट अकॉर्डिंग विद PFRDA पेंशन रूल 2015 के अनुसार उसको बेनिफिट दिया जाएगा, जैसा कि उसका सब्सक्राइबर का सुपर एन्युएशन के समय उसका जो बेनिफिट मिलने चाहिए तो सेम बेनिफिट उसको दे दिए जाएंगे।
If a subscriber who has become eligible to avail benefit under the NPS according the sub rule, अगर कोई सब्सक्राइबर है वो एलिजिबल होता है अवेल बेनिफिट अंडर द NPS अकॉर्डिंग सब रूल नंबर 3, इंटेंड टू कंटिन्यू हिज इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, अगर वो उसकी इच्छा है कि मेरा इंडिविजुअल अकाउंट मेरा आगे चलता रहे और डिफर पेमेंट करता है, वो अगर बाद में उसके बेनिफिट लेना चाहता है तो डिटरमाइन ही शेल ऑप्शन एक्सरसाइज, उसको एक ऑप्शन देना पड़ेगा इन रिगार्ड टू अकॉर्डिंग विद द PFRDA के जो रूल के अनुसार जो ऑप्शन देना पड़ेगा उसके हिसाब से वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। अब इसका रूल नंबर 18 देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट ऑफ डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस। अगर कंपलसरी रिटायरमेंट क्या होता है दोस्तों, जब किसी के ऊपर DNAR लगता है, उसको ऐसे फाइल मिलती है या कुछ इस टाइप से जो बड़ा केस होता है, उस कंडीशन में उसको कंपलसरी रिटायरमेंट डिसमिसल और रिमूवल कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में है कि वेदर सब्सक्राइबर इज कंपलसरी रिटायर फ्रॉम सर्विस, जो कि अगर कंपलसरी उसको रिटायर कर दिया जाता है, पेनल्टी और dismissal or removal from the government service, the lump sum and annuity out of his accumulated pension corpus shall be paid to him। तो उसको लमसम अमाउंट और एन्यूटी का जो अमाउंट है वो उसको पे कर दिया जाएगा विद द रेगुलेशन नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। जो भी समय समय पर उसके जो ऊपर चेंजेस आएंगे उसके अनुसार प्रोविजन आएंगे उसके अनुसार, बशर्ते द सब्सक्राइबर एट हिज ऑप्शन, अगर उस ऑप्शन में भी कंटिन्यू टू सब्सक्राइब, और अगर वो ऑप्शन लेता है कि मुझे NPS अकाउंट को सेम कार्ड नंबर के अनुसार एज ए नॉन गवर्नमेंट बेनिफिट सब्सक्राइबर उसको कंटिन्यू करना है तो वो उसको इनमें प्रोसीड जा सकता है। इसी में रूल नंबर 2 है सब रूल, इसमें सब रूल मतलब 2 नंबर में दिया। सब रूल 1 के लिए शेल बी विदाउट प्रीडेडेक्ट टू एनी एक्शन बीइंग टेकन टू सच केसेस, ग्रेजुटी एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट नॉट कवर्ड बाय दिस रूल एंड दोज बेनिफिट शेल बी रेगुलेटेड बाय अकॉर्डिंग विद द रूल एप्लीकेशन द बेनिफिट्स। बिना कोई नुकसान किए जो उसका ग्रेजुटी और रिटायरमेंट बेनिफिट है जो उसमें कवर्ड नहीं है बाय दिस रूल्स शैल बी रेगुलेटेड, उसको रेगुलेट किया जाएगा रूल एप्लीकेबल टू द बेनिफिट के अनुसार। इफेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट और जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग ऑन द रिटायरमेंट। अगर मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर कोई डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है तो उसका क्या रिटायरमेंट के ऊपर बेनिफिट पड़ेगा उसके बारे में। डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग विच वर इंस्टीट्यूटेड वाइल द सब्सक्राइबर वाज इन सर्विस में था उस समय, और अगर उस पर कोई डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर हो रही थी, इंस्टीट्यूट की गई थी, बट आर नॉट कॉन्क्लूडेड बिफोर रिटायरमेंट, और वो रिटायरमेंट से पहले अगर मान लो कॉन्क्लूडेड नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में आफ्टर रिटायरमेंट द सब्सक्राइबर शेल नॉट इफेक्ट द बेनिफिट पेएबल टू द सब्सक्राइबर एज ऑन सुपरएनुएशन। तो उस कंडीशन में उसके ऊपर बेनिफिट जो उसको सुपर एनुएशन का जो बेनिफिट मिलना था उसको बेनिफिट को इफेक्ट नहीं किया जाएगा, मतलब उसको सेम बेनिफिट दिए जाएंगे उसको उस प्रोसीडिंग के अनुसार उस सुपर एनुएशन के जो बेनिफिट उसमें से तो कर्टेल नहीं किया जाएगा। इसी का रूल नंबर 2 है। सब रूल 2 में दिया हुआ है कि द प्रोविजन अंडर रूल नंबर सब रूल नंबर 1 में जो प्रोविजन दिए गए हैं शेल बी विदाउट प्रेजुडिसिंग एनी एक्शन बीइंग टेकन सच केसेज रिस्पेक्ट ऑफ, अगर उसको ग्रेजुटी और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट उसमें जो कवर नहीं है बाय दिस रूल, दोज रूल शेल बी रेगुलेटेड, वो रेगुलेटेड किया जाएगा अकॉर्डिंग विद द रूल एप्लीकेबल टू द सच बेनिफिट। अब इसी का 4 नंबर आ जाएगा। द सब्सक्राइबर शेल अपीयर ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द अथॉरिटी, उस डेट को अथॉरिटी के सामने आएगा। द मेडिकल अथॉरिटी एग्जामिन द सब्सक्राइबर सर्टेन द with the less labor are helping, no medical certificate integration। अब इसका रूल नंबर 20 देख लेते हैं तो इंटाइटलमेंट ऑफ फैमिली ऑन डेथ ऑफ अ सब्सक्राइबर। जब सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो इंटाइटल फैमिली का इंटाइटलमेंट क्या रहेगा उसके बारे में दिया। ऑन डेथ ऑफ अ सब्सक्राइबर हु हैड एक्सरसाइज ऑप्शन आर इन होज केस द डिफॉल्ट ऑप्शन जो भी रहेगा अंडर रूल 10 अवेलिंग बेनिफिट द CCS पेंशन रूल 72 या फिर CCS रूल नंबर 1939 इसके ऊपर एक्सरसाइज किया जाएगा। रिटायर्ड सब्सक्राइबर हु वाज रिसीव्ड ऑफ एन इनवैलिड पेंशन,
अगर कोई रिटायर्ड सब्सक्राइबर है वो जो कि अपना इनवैलिड पेंशन रिसीव कर रहा है अंडर द रूल सीसीएस पेंशन रूल 1972 इन टर्म ऑफ रूल नंबर 16, a disability pension under the CCS pension rule 1939 in term of rule number 17, further action will be taken by the head of the office के द्वारा ये डिसीजन लिया जाएगा टू बेनिफिट टू द CCS 1972 कि उसको इस रूल के अनुसार उसको बेनिफिट दे दिया जाए। प्रोवाइडेड बशर्ते इफ द डेथ इज एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस, अगर उसकी डेथ एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस है, मतलब गवर्नमेंट सर्विस के कारण उसको डेथ हुई है तो उस कंडीशन में फर्दर एक्शन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द डिसबर्समेंट ऑफ बेनिफिट अकॉर्डिंग टू CCS रूल 1939 के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन का रूल भी उसको भी कंसिडर किया जाता है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन फॉर ग्रांट बेनिफिट अंडर दोज रूल्स। If the death of subscriber benefit are payable to family under the CCS rule extraordinary pension का रूल 1939 के अनुसार उसको अगर मान लो पेएबल है तो अकॉर्डिंग विद द सब रूल द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो रिटर्न कर दिया जाएगा और उस पर मिलने वाला जो रिटर्न है वो रिटर्न कर दिया जाएगा टू द गवर्नमेंट अकाउंट, और जो रिमेनिंग अक्यूमुलेशन पेंशन कॉर्पस है शैल बी पेड टू द पर्सन, उस व्यक्ति को कर दिया जाएगा हुज फेवर नॉमिनेशन हैज बीन मेड बाय द अंडर द PFRD के अनुसार जो भी उसका नॉमिनेशन आएगा एलिजिबल बनेगा उसको कर दिया जाएगा। इफ़ देयर इज़ नो नॉमिनी, अगर उसने कोई नॉमिनी नहीं दिया गया है तो और डज नॉट सबमिट, उसने कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, कोई नॉमिनेशन का नाम नहीं है, द अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग अक्यूमुलेशन पेंशन कॉर्पस का जो पेंशन था शैल बी पेड टू द लीगल हायर्स, जो भी उसके रहेंगे जो लीगल हायर्स मतलब जो भी उत्तराधिकारी होगा फैमिली उत्तराधिकारी उसको जो है दे दिया जाएगा तो उसको के थ्रू जो आएगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर हु हैड एक्सरसाइज ऑप्शन एनी हुज केस द डिफॉल्ट ऑप्शन अंडर रूल 10 इज अवेलिंग बेनिफिट अंडर द NPS के अनुसार उसको रूल बेनिफिट दिया गया है अकॉर्डिंग टू PFRD, तो उसको रेगुलेशन 2015 के अनुसार उसको बेनिफिट दिए जाएंगे, NPS के बेनिफिट उसको दिए जाएंगे। अब रूल नंबर देख लेते 21 प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर ड्यू टू रिटायरमेंट के समय क्या क्या उसको लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, उसका प्रिपरेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो वो दिए गए हैं। तो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शेल हैव अ लिस्ट, उसको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने में, दैट इज वो है कि ऑन ऑफ 1 जनवरी 1 अप्रैल 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर एवरी ईयर शेल सब्सक्राइब हु आर ड्यू टू रिटायर, जो रिटायर होने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ ऑफ द डेटा फ्रॉम द डेट, 12 से 15 महीनों के अंदर जो लोग रिटायरमेंट होने वाले रहेंगे उनको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जो कि हर 3 महीने में एक बार बनेगी, जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर के फर्स्ट डेट हुई, तो ये उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ये चीज़ बनानी पड़ेगी। अ कॉपी ऑफ एवरी सच लिस्ट, उसकी लिस्ट स्पेसिफाई इन रूल नंबर शेल बी सप्लाइड टू द पेएंड ऑफ PAO को दे दी जाएगी, नॉट लेटर देन द 31 ऑफ जनवरी को, मतलब उसी महीने की लास्ट डेट को वो जो है लिस्ट जो है उसको PAO को पे एंड अकाउंट ऑफिसर को कंसर्न ऑफिसर को दे देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ सब्सक्राइबर रिटायरिंग फ्रॉम द रीजन अदर देन द वे ऑफ सुपरएन्यूएशन के अलावा किसी और कारण से अगर वो रिटायर हो रहा था तो इन केस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शेल, जो हेड ऑफ द ऑफिस रहेगा शेल इन्फॉर्म द, वो इन्फॉर्म करेगा ड्राइंग एंड DDO को, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर को और PAO को एज सून एज द फैक्ट ऑफ सच रिटायरमेंट का नोट, जैसे ही उसको इस चीज़ के बारे में पता चलती है वो PAO को और DDO को इस बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अ कॉपी ऑफ इंटीमेशन सेंड बाय द हेड ऑफ द, जो कॉपी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा इंटीमेशन के लिए दी गई थी टू द PAO और DDO को शेल ऑल्सो भी इंडोर्स टू, उसको वहाँ पर इंडोर्स किया जाएगा डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स फॉर सब्सक्राइब कंसर्न अलॉटी ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, उसको स्टेट ऑफ डायरेक्टर को भी उसमें भेजा जाएगा कि जो भी कंसर्न एम्प्लॉय है गवर्नमेंट अकोमोडेशन का तो नहीं है। इंटीमेशन टू द डायरेक्टर ऑफ स्टेट रिगार्डिंग इशू ऑफ नो डिमांड सर्टिफिकेट, एक नो डिमांड सर्टिफिकेट इशू किया जाता है डायरेक्टर ऑफ स्टेट की तरफ से, तो उसके बारे में इंटीमेशन देने के लिए दिया जाता है। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शेल राइट द डायरेक्टर को
आप स्टेट को एक लेटर लिखिएगा लास्ट 1 ईयर डेट बिफोर द एंटिसिपेशन डेट ऑफ रिटायरमेंट। एंटिसिपेटेड जो डेट उसकी रिटायरमेंट होने की उससे 1 साल पहले जो है उसको वो डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स को एक एप्लीकेशन भेजेगा हु वाज इन ऑक्यूपेशन द गवर्नमेंट अकोमोडेशन हियर आफ्टर देयरफॉर एज अलॉटी फॉर द नो डिमांड वहाँ से नो डिमांड सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट टू पीरियड प्रोसीडिंग 8 month ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द अलॉटी। On receipt of intimation under rule number 1, the Directorate of State shall take further action as required. Rule number 23 आ गया है submission of claim of benefit under the National Pension System on superannuation. सुपरएन्युएशन के समय जो बेनिफिट के लिए क्लेम किया जाता है वो सबमिशन के बारे में है इसमें रूल। तो सब्सक्राइबर से हैव द ऑप्शन द सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर बेनिफिट अंडर द एनपीएस पेंशन थ्रू अ मोड स्पेसिफाइंग द अथॉरिटी बाय टाइम टू टाइम जो भी प्रोसीजर किया जाएगा। तो उसका ये जो दिया हुआ है कि एवरी सब्सक्राइबर सेल 6 months बिफोर 6 महीने पहले जिस डेट को रिटायर होगा उससे पहले ऑन द डेट विच प्रोसीड टू लीव प्रिपेरेटरी एंड रिटायरमेंट विच एवर इज अर्लियर जो भी जल्दी होगा सबमिट टू द हेड ऑफ द ऑफिस को एक अपना एक मतलब बताएगा वो एंड ड्यूली filled withdrawal form उसको withdrawal form prescribed by the authority along with the document mentioned in the withdrawal form में भरे जाएगा। इन अदर केसेस रिटायरमेंट और एग्जिट फ्रॉम अगर एग्जिट होता है एनपीएस से शैल बी सबमिटेड टू द हेड ऑफिस को ड्यूली फिल्ड withdrawal form prescribed by the authority along with the document mentioned in the withdrawal form जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे immediately for issue the order of competent authority और सच ऐसे रिटायरमेंट के लिए तुरंत ऑर्डर इशू किया जाएगा वेयर द सब्सक्राइबर है सबमिटेड द क्लेम जहाँ पर कि सब्सक्राइबर में क्लेम सबमिट किया है चाहे वो ऑनलाइन मेड से किया हो शैल बी साइन कॉपी टू द प्रिंट आउट उसमें साइन कॉपी जो रहेगी प्रिंट करके विड्रॉल के लिए अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट मेंशन इन द विड्रॉल फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट रहेंगे उसके साथ उसको सबमिट करना पड़ेगा विद इन 6 months बिफोर। द एनपीएस सेल जनरेट एनपीएस सेल क्या करेगा एक उसको क्लेम आईडी जनरेट कर लेगा और इन्फॉर्म कर देगा नोडल ऑफिसर को दैट इज जो कि पीएओ है और बीडीओ है 6 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट डेट 6 महीने के पहले डेट ऑफ रिटायरमेंट से कर देगा हु शैल रिटायर ऑन सुपरएन्युएशन इन द नेक्स्ट 6 months जो कि अगले 6 महीने में रिटायरमेंट होने वाले सब्सक्राइबर रहेंगे उनके बारे में। फिर रूल नंबर आ जाता है 24 के लिए दोस्तों। तो 24 रूल नंबर है कंप्लीशन फॉर फॉरवर्ड कंप्लीशन एंड फॉरवर्डिंग ऑफ पेपर्स फॉर न्यू बेनिफिट्स अंडर नेशनल पेंशन स्कीम के लिए जो फॉरवर्डिंग पेपर्स हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। तो मोड ऑफ रिटायरमेंट और एग्जिट रिटायरमेंट होता है या एग्जिट होता है उसका मोड रहेगा तो फॉर्म्स दिए हुए हैं उसके। सुपर एन्युएशन और वॉलेंटरी रिटायरमेंट और फॉर प्री मेच्योर रिटायरमेंट अंडर रूल 56J ऑफ फंडामेंटल रूल और स्पेशल वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑफ डीओपीटी। इसके लिए फॉर्म नंबर 4 का ए पढ़ना पड़ेगा 4A। दूसरा टेक्निकल रेजिग्नेशन और एब्सॉर्प्शन इन ऑटोनोमस बॉडी या पीएससी में अगर मान लो किसी का कोई ऑब्जर्व होता है और वो टेक्निकल रिजाइन करके जाता है तो उस कंडीशन में उसको फॉर्म 4B भरना पड़ेगा। रेसिग्नेशन ऑन कंपलसरी रिटायरमेंट एज अ मेजर ऑफ पेनल्टी या डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम द सर्विस अगर होता है कोई एम्प्लॉई तो उस कंडीशन में उसको फॉर्म 4C। रिटायरमेंट और इनवेलिडेशन और डिसेबलमेंट के लिए फॉर्म 4 और उसके बाद में डेथ ड्यूरिंग ड्यूरिंग सर्विस अगर उसकी डेथ होती है तो उसको फॉर्म नंबर 4E भरना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 4 फॉर्म दिए हैं फॉर ए फॉर्म बी फॉर्म 4C 4D इन सब का जो है प्रिपरेशन करके उसको देना पड़ेगा। सब्सक्राइबर्स ऑन डेप्यूटेशन। अब एक कंडीशन आती है कि दोस्तों की जो कोई एम्प्लॉई है अगर वो डेप्यूटेशन पे कहीं और काम कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा इन केस ऑफ सब्सक्राइबर अगर कोई सब्सक्राइबर रिटायर्स वाइल ऑन डेप्यूटेशन जब वो डेप्यूटेशन पे था और उस समय वो रिटायरमेंट होता है इन अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्शन टू ऑथोराइज बेनिफिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल बी टेकन बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बोरोइंग डिपार्टमेंट। बोरोइंग डिपार्टमेंट की जवाबदारी बनेगी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेड ऑफ द ऑफिस की कि वो उसको ऑथोराइज बेनिफिट उसको दिए जाए उसको जो कि डेप्यूटेशन पे एम्प्लॉई है उसको। दूसरा इन केस ऑफ सब्सक्राइबर हु रिटायर फ्रॉम सर्विस वाइल ऑन डेप्यूटेशन पे अगर है और वो रिटायर होता है तो स्टेट गवर्नमेंट और फॉरेन सर्विसेज एक्शन टू ऑथोराइज बेनिफिट जो
बेनिफिट के लिए जो एक्शन लेना है, जो प्रोसेस करनी है, अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल बी टेकन बाय द हेड ऑफ द ऑफिस और फेडरल अथॉरिटी सेक्शन डेप्यूटेशन, जिसने कि उसका डेप्यूटेशन सेंक्शन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉरेन सर्विस पे, वो भी उसको जो है प्रोसेस कर सकता है। डेट ऑफ रिटायरमेंट टू बी नोटिफाइड। रूल नंबर 26 में क्या दिया है दोस्तों, when a subscriber retire from service, a notification in the official gazette in the case of gazetted subscriber, एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में निकलेगा। एंड एन ऑफिस ऑर्डर इन केस ऑफ नॉन गजेटेड सब्सक्राइबर अगर है तो उसके लिए ऑफिस ऑर्डर निकलेगा। शैल बी इशूड स्पेसिफाई द डेट ऑफ रिटायरमेंट विद इन अ वीक ऑफ सच डेट एंड अ कॉपी ऑफ एवरी सच नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिस ऑर्डर इन केस में बी शैल बी फॉरवर्डेड टू इमीडिएट, ईओ को जो है इमीडिएट उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का मैं अपना वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश किया कि इस तरह एनपीएस के सारे रूल्स के बारे में, कौन कौन से रूल में क्या दिए हुए हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर कुछ कमी रहती है या किसी चीज़ को आप मैं समझा नहीं पाया होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उसका बाद में उसको मैं उसका आपको जवाब दे सकूँ। एक नेक्स्ट वीडियो में एक इनवैलिड और डिसेबल्ड पेंशन के बारे में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए मैं, ताकि मैं अपना दूसरे वीडियो के लिए प्रिपरेशन कर सकूँ और आप इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने तबीयत का ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।